तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक जगह लगती है हरिद्वार और इसी हरिद्वार में एक थाना है सिडकुल थाना। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में एक गाँव है धनौरा गाँव और इसी धनौरा गाँव में एक आदमी जिसका नाम हेमेंद्र अपने परिवार के साथ ठीक ठाक तरीके से रहता था। ना ही ज़्यादा पैसे थे ना ही ज़्यादा गरीबी थी। जो कुछ पिता कमा के लाता था उसी से परिवार का पालन पोषण होता था। धीरे धीरे हेमेंद्र भी बड़ा हुआ। परिवार वालों को लगा कि अब हेमेंद्र की शादी करनी चाहिए। लिहाजा अब हेमेंद्र की शादी देखी जाने लगी। एक लड़की पसंद आती है, लड़की से इसकी शादी हो जाती है। अब हेमेंद्र की शादी हुई तो शादी होने के बाद अब हेमेंद्र को एहसास हुआ कि अब पत्नी आ गई है और खुद की गृहस्थी का जीवन है। अब पैसे ये सारी चीज़ें खुद की होनी चाहिए, खुद का कोई काम धंधा होना चाहिए, खुद की कोई नौकरी होनी चाहिए जिससे अपना खर्च, अपने परिवार का खर्च, ये सारी चीज़ें चलाई जा सके। लिहाजा जब हेमेंद्र को लगता है कि गांव में, धनौरा गांव में रह के ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कहीं दूसरी जगह निकलना चाहिए, कहीं जाके नौकरी करनी चाहिए। लिहाजा जो हेमेंद्र था वो निकल जाता है हरिद्वार और हरिद्वार में एक जगह है भगवानपुर, वहाँ जाता है, वहाँ पे कमरा लेता है। कमरा लेने के बाद फिर वहाँ पे रहने लगता है और वहीं की कंपनी में बतौर कर्मचारी काम करने लगता है। अब इधर यहाँ पे हेमेंद्र काम करता है, इधर पत्नी को लगता है कि मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे भी कोई नौकरी ज़रूर करनी चाहिए, इससे पैसे की मदद हो जाएगी, परिवार में भी मदद मिल जाएगी, खाली बैठी रहती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाएगा। लिहाजा जो पत्नी थी जिसका नाम रिंकी उर्फ किरण भी निकलती है नौकरी के लिए और संजोग से, ईश्वर की कृपा से रिंकी को भी एक नौकरी मिल जाती है। अब इधर हेमेंद्र भी नौकरी करने लगा, इधर रिंकी भी नौकरी करने लगी। धीरे धीरे इन दोनों की तरक्की हुई, धीरे धीरे इन दोनों का प्रमोशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। जॉब करते करते ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं सिडकुल थाने में। सिडकुल थाने क्षेत्र में जॉब करते हैं। सारी चीज़ें बेहद ठीक ठाक तरीके से चल रही थी, ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, खुद भी खुश थे, घर भी पैसे भेज रहे थे, तो माता पिता भी खुश थे। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है 19 मार्च साल 2023। 19 मार्च साल 2023 को जो हेमेंद्र था उसके पिता हेमेंद्र की वाइफ रिंकी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पूछते हैं कि जो हेमेंद्र है, लगभग 3 से 4 दिन हो गए मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। अब रिंकी से जब पूछते हैं तो रिंकी भी कहती है कि पता नहीं पिताजी कहाँ चले गए हैं। एक हफ्ते से ना वो घर पे आए हैं, एक हफ्ते से ना ही उनका कुछ पता है, और एक हफ्ते से मैं खुद ही उनको खोज रही हूँ। मुझे लगा कि शायद गाँव चले गए होंगे, मुझे लगा कि कहीं घूमने चले गए होंगे, उनका मोबाइल ख़राब होगा, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, उनका कुछ पता नहीं। अब मैं अकेली थी तो कहीं खोज भी नहीं पाई। अब हेमेंद्र के पिता ये बात सुनते हैं तो उनके तो मारो पैरे तले ज़मीन खिसक गई कि अच्छा भला आदमी वहाँ पे कमाने गया, कमाने के बाद अचानक से एक हफ्ते से गायब है। संजोग से उसने बहू को फ़ोन किया तो बहू बता रही है कि गायब है, नहीं तो पता भी ना चलता। लिहाजा अब हेमेंद्र के पिता शाहजहांपुर से तुरंत भागते हैं और भाग के इस सिडकुल थाने में पहुँचते हैं। थाने में जाने के बाद FIR दर्ज कराते हैं, मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि साहब मेरा जो बेटा है इसी सिडकुल थाने क्षेत्र में लगभग 2 महीने पहले आया था। अब इससे पहले वो भगवानपुर में था। यहाँ पे आने के बाद अभी 2 महीने पहले शिफ्ट हुआ और अचानक से यहाँ से एक हफ्ते से गायब है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक आदमी एक हफ्ते से गायब है। अब एक हफ्ते से गायब है तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं गया होगा, लौट के आ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर अगर कहीं कोई गया है तो एक हफ्ते में लौट आना चाहिए। अब पुलिस वालों को लगा कि ज़रूर इस मामले में कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। लिहाजा पुलिस वाले फ़ौरन इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। इस मामले की जांच पड़ताल, इस मामले की छानबीन में जुटते हैं और सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मेंद्र की किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी से कोई रंजिश हुई, कोई पैसे का विवाद हो, कोई ज़मीन का विवाद हो। अब ये बात जब पिता से पूछते हैं तो फिर पिता बताता है कि साहब 2-2.5 सालों से तो हेमेंद्र यहीं पे है और 2 महीने पहले सिडकुल थाने में शिफ्ट हुआ, मतलब इस थाने क्षेत्र में।
तो यहाँ पे इससे किसकी क्या दुश्मनी होगी, क्या रंजिश होगी। महज एक कंपनी में काम करता है, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा करोड़ों का मालिक है, ऐसी किसी से कोई दुश्मनी हो, किसी से कोई रंजिश हो। अब पिता से जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पुलिस वालों को लगा कि चलो इसकी पत्नी से पूछते हैं। अब पत्नी से जब पूछा गया तो पत्नी भी वही जवाब कि ना ही हम लोगों की इतनी हैसियत है, ना ही इतनी प्रॉपर्टी है कि हमारी किसी से कोई रंजिश रही हो, कोई पैसे का विवाद रहा हो। यानी अब परिवार वालों से कोई भी ऐसी जानकारी पुलिस वालों को नहीं मिली जिससे इस मामले में थोड़ी भी लीड मिले। अब पुलिस वाले अपने तरीके से जुटते हैं, कभी जहाँ ये हेमेंद्र काम करता है वहाँ पे जाके पूछताछ करते, कभी आसपास के लोगों से पूछताछ करते, कभी हेमेंद्र की पत्नी रिंकी से पूछताछ करते, कभी उसके पिता से पूछते। लगभग हफ्ते बीत गए। 19 तारीख को 20 तारीख को ये कंप्लेन दर्ज हुई थी। एक हफ्ते बीत गए, 27-28 तारीख आ गई, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे इस मामले में थोड़ी भी प्रोन्नति हो। लिहाजा पुलिस वालों को लगा एक हफ्ते से हम पूछताछ कर रहे हैं, एक हफ्ते से हम छानबीन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सस्पेक्ट नहीं मिला, कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं मिली, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके ऊपर हम डाउट कर सके। तो जब सारी पूछताछ में, सारी छानबीन में हमें कोई मुझ नहीं रहा, हमें कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही, तो एक काम करते हैं, टेक्निकल टीम का सहारा लेते हैं और चेक करते हैं कि कहीं फ़ोन वगैरह से इसका कोई मैटर तो नहीं। लिहाजा एक हफ्ते बाद अब इस हेमेंद्र की लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल खंगाली जाती है। लास्ट लोकेशन खंगाली गई, कॉल डिटेल खंगाली गई, तो कॉल डिटेल में तो कोई ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे किसी के ऊपर डाउट हो। एक आदमी का फ़ोन आया था, वो आदमी इसका दोस्त ही था। पत्नी से पूछा गया तो पत्नी ने बताया कि हाँ, जब हम लोग भगवानपुर में रहते थे तो ये मेरे पति का दोस्त था, कभी कभार फ़ोन करता था। अब लास्ट लोकेशन जब निकल के सामने आई तो वो भी भगवानपुर निकल के सामने आई। तब इसके बारे में जब पत्नी से पूछा गया तो फिर पत्नी कहती है कि पहले तो हम भगवानपुर में ही रहते थे, तो अक्सर मेरा जो पति है वहाँ पे आता जाता रहता था, कुछ दोस्त थे, कुछ पड़ोसी थे, कई हित्र मित्र थे, तो भगवानपुर में लास्ट लोकेशन होना कोई ताजुब की बात तो है नहीं। यानी कॉल डिटेल से, पूछताछ से, लास्ट लोकेशन से कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे पुलिस वालों को कोई एक लीड मिले। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, लगभग 10-15 दिन और बीत गए। मार्च में एक कांड हुआ था, अप्रैल का महीना आ गया, लेकिन पूरी छानबीन, पूरी पूछताछ महज एक कोरे कागज़ पे, एक कोरा पन्ना रह गया था। कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसी क्लू, कोई भी ऐसी लीड नहीं मिल रही थी जिससे ये मामला सुलझ सके। पुलिस वाले अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले हाथ पांव मार रहे थे, हर जगह छानबीन कर रहे थे, हर छोटे से छोटे पहलू पे चेक कर रहे थे। लेकिन लगभग जब 15 दिन बीत गए तब पुलिस वालों को एक चीज़ अब जाके खटकती है, और कायदे से ये चीज़ शुरुआत में ही खटकनी चाहिए थी, लेकिन FIR के 15 दिन बाद ये चीज़ खटकी। दरअसल पुलिस वालों को याद आता है कि ये आदमी जो गायब हुआ है, जो पत्नी ने बताया, वो 11 तारीख को गायब हुआ। तो अगर पति 11 तारीख से गायब हो तो लगभग 8 दिन तक पत्नी शांत कैसे बैठ सकती है? 8 दिन तक इसने FIR क्यों नहीं किया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्नी की इसमें कुछ मिली भगत हो? और आमतौर पे जिस हिसाब से आजकल क्राइम ग्राफ्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से क्राइम हो रहे हैं, तो पति का मर्डर हुआ तो बहुत चांसेस है कि पत्नी भी उसमें शामिल हो। लिहाजा पुलिस वालों की 15 दिन बाद जो शक की सुई है उसकी पत्नी की तरफ घूमती है। अब पत्नी की तरफ जब शक की सुई घूमी तो पुलिस वाले अब पत्नी को जीरो इन करते हैं। लेकिन अब जिसका पति गायब हो और अचानक से पत्नी को उठाया भी नहीं जा सकता था, पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, उसे भी कानून पता था, तब पुलिस वाले चोरी छिपे इस पत्नी की यानी इस रिंकी की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पुलिस वाले इस रिंकी की कॉल डिटेल निकालते हैं, इसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं, मोहल्ले में आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा था, पति से इसका रिश्ता कैसे था, किस हिसाब से इसका उठना बैठना था, क्या कोई इसका प्रेम प्रसंग था, क्या इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अब पुलिस वाले इस एंगल पे जांच पड़ताल करते रहते हैं, इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, इसकी CDR निकालते हैं। तो सारी जांच पड़ताल में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इसकी कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर था जिस नंबर पे रिंकी ने सैकड़ों बार कॉल किया था, और ये कॉल भी घंटों घंटों चली थी।
अब पुलिस वालों को लगा कि अगर एक आदमी है जिससे घंटों घंटों बात हुई है, तो या तो ये कोई घर का सदस्य होगा या फिर ये कोई ऐसा होगा जिसको नहीं होना चाहिए था। अब इस बात की पहचान कैसे हो? तो इस बात की पहचान होने के दो ही तरीके हैं। या तो इसके बारे में रिंकी से पूछा जाए, लेकिन अगर रिंकी से पूछा जाएगा तो रिंकी फिर सावधान हो जाएगी। लिहाजा पुलिस वाले अब हेमेंद्र के पिता को वो नंबर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इस नंबर को जानते हैं। अब जब नंबर दिखाया गया तो फिर पिता कहता है कि साहब, इस नंबर को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ और इस नाम को भी पहली बार सुन रहा हूँ। अब पुलिस वालों के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस वाले 100% श्योर हो चुके थे कि ये कोई नाजायज़ संबंध का ही मामला है। लिहाजा अब जाके पुलिस वाले रिंकी से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। अब रिंकी से जैसे ही पूछा गया, रिंकी फ़ौरन इनकार करती है, कहती है कि साहब मैं नहीं जानती हूँ ये आदमी कौन है। अब यहाँ पे भी पुलिस वालों के सामने एक मजबूरी थी। पुलिस के पास एक नंबर था जिसकी रिंकी से बात होती थी, लेकिन इस नंबर का इस अपहरण से या फिर इस गुमशुदगी से कोई कांटेक्ट है, कोई कनेक्शन है या फिर नहीं है, इस बात का कोई सीधा लिंक, कोई सीधा क्लू पुलिस वालों के पास नहीं था। लिहाजा पुलिस वालों को लगता है कि कुछ और जानकारियाँ निकालनी चाहिए, कुछ और डिटेल निकालनी चाहिए, तभी जाके हम सख्ती से रिंकी से पूछताछ कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो। लिहाजा पुलिस वाले उस दूसरे नंबर की CDR और लास्ट लोकेशन और कॉल डिटेल तीनों खंगालते हैं। ये तीनों चीज़ जब खंगालते हैं तो CDR में तो रिंकी का ही नंबर निकला, लेकिन उसकी जो लास्ट लोकेशन निकली और जो लास्ट टाइम निकला, और उस चीज़ को जब 11 तारीख पे जाके चेक किया गया तो ये लास्ट लोकेशन और लास्ट टाइम जो था ये इसी हेमेंद्र के फ़ोन के जस्ट बगल निकला। यानी अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, मामला पानी की तरह साफ था। बस इकबाल जुर्म करना था, तरीका पूछना था और रीज़न पूछना था। लिहाजा पुलिस वाले रिंकी को फ़ौरन गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लेके आते हैं। ले आने के बाद पूछताछ करते हैं तो शुरुआत में रिंकी काफ़ी इधर उधर घुमाती है, लेकिन फिर उसे लगा कि अब झूठ बोलने का, छुपाने का कोई मतलब नहीं है। पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं। रिंकी टूटती है और टूटने के बाद एक बड़ी हैरान करने वाली कहानी सुनाती है। दरअसल इस कहानी के हिसाब से जब हेमेंद्र और रिंकी आते हैं हरिद्वार, और यहाँ पे फिर एक कंपनी में हेमेंद्र जाता है जॉब करने, तो जिस कंपनी में हेमेंद्र जॉब करता था तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता था। कंपनी ने अलग अलग ट्रक खरीदे थे, उन ट्रकों को अलग अलग ड्राइवर दिए हुए थे, और ऐसे ही एक ट्रक का ड्राइवर था शाहरुफ। जिस कंपनी में ये हेमेंद्र नौकरी करता, उसी कंपनी में शाहरुफ ड्राइवरी करता। तो आए दिन ऐसा होता है कि जितने ड्राइवर थे, जितने वहाँ के मुलाजिम थे, ये सारे लोग आपस में मिलते, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते। अब इसी बीच शाहरुफ और हेमेंद्र की भी मुलाकात हुई। अब संजोग से दोनों ही यूपी के थे, तो यूपी वाली बॉन्डिंग हुई, यूपी वाला रिश्ता बना। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हुई, और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ी कि फिर दोनों एक दूसरे के घर पे, एक दूसरे के कमरे पे आने जाने लगे। कभी इसको खाने पे इनवाइट करता, कभी वो उसको खाने पे इनवाइट करता। शाहरुफ आए दिन हेमेंद्र के घर खाने पे आता, रिंकी अलग अलग चीज़ें बना के खिलाती। शाहरुफ रिंकी के खाने की तारीफ़ करता, और ये तारीफ़ रिंकी को इस कदर पसंद आने लगी, इस कदर गंवार होने लगी कि रिंकी अब शाहरुख की तारीफ़ की मुरीद हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरा, खाने की तारीफ़ से शुरू हुई ये तारीफ़ का जो सिलसिला था, धीरे धीरे रिंकी के हुस्न की, रिंकी के उस खूबसूरती की तारीफ़ में तब्दील हुआ, और धीरे ही धीरे इशारों में दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। अब शुरुआत में हेमेंद्र को कुछ पता भी नहीं चला, उसे लगा कि महज मुझसे मिलने आता है, महज मुझसे बातचीत करने आता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि हेमेंद्र घर के बाहर है, अचानक से घर पे आता है तो देखता है कि शाहरुख बैठा है, रिंकी भी बैठी है। अब हेमेंद्र को जब शाहरुख देखता तो कहता कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे लगा तुम घर पे ही हो। अब शाहरुख को भी लगता है और हेमेंद्र को भी लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन हेमेंद्र को क्या पता था कि उसके पीठ पीछे क्या कुछ चल रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरा, शाहरुख और रिंकी की हिम्मत भी बढ़ी, और इसी बीच एक दिन हेमेंद्र अपने घर पे अचानक से आता है तो देखता है कि शाहरुख और रिंकी आपत्तिजनक हालत में है। अब ये चीज़ जैसे ही देखता है तो हेमेंद्र को तो मानो काटो खून नहीं, उसका सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अजीज़ दोस्त और उसकी खुद की वाइफ, दोनों एक दूसरे के साथ गलत तरीके से, गलत संबंध में और गलत स्थिति में मिले थे।
हेमेंद्र बेचारा बेहद सीधा साधा आदमी चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। शाहरुख भी चुपचाप अपने कपड़े वगैरह लेके भागता है। वापस से हेमेंद्र आता है, पत्नी को थोड़ा बहुत समझाता है इस उम्मीद में कि पत्नी मान जाएगी, लेकिन जब देखता है कि पत्नी नहीं मान रही है तो हेमेंद्र को लगा कि अब बहस करने से अच्छा है कि इस जगह को ही छोड़ देना चाहिए, इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए। ना ही शाहरुख के आसपास हम लोग रहेंगे, ना ही शाहरुख मेरे घर पे आएगा, ना ही रिंकी उससे बात करेगी, ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा जो हेमेंद्र था अपनी रिश्ते को, अपनी इज्जत को बचाते हुए इस भगवानपुर को छोड़ता है और सिडकुल थाने में जाके कमरा ले लेता है, इस उम्मीद में कि शायद अब कनेक्शन ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद रिंकी जो थी शाहरुख के प्यार में पागल, शाहरुख के प्यार में पागल, आए दिन बात करती, आए दिन मिलने बुलाती। लेकिन अब इसे डर था कि कहीं फिर से पति ना देख ले, कहीं मुझे गांव न छोड़ दे और ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही ये लोग सिडकुल थाने में शिफ्ट हुए, उस गांव में, उस इलाके में शिफ्ट हुए, तभी रिंकी के दिमाग में आने लगा कि ऐसा करते हैं, इस हेमेंद्र को रास्ते से हटा देते हैं। अब रास्ते से हटाने का मतलब बड़ा सिंपल सा था। लगभग 2 महीने से रिंकी इसी बात की रट लगाए हुए थी। शाहरुख काफ़ी टाइम तक समझाता है, लेकिन जब देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी प्रेम का नहीं मान रही है तो फिर शाहरुख भी तैयार हो जाता है। फिर प्लान बनता है और प्लान बनने के साथ साथ 11 तारीख को जो हेमेंद्र है उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी बजी, शाहरुख फ़ोन करता है, हेमेंद्र उठाता है। हेमेंद्र कहता है कि बताओ क्या हुआ। शाहरुख कहता है कि देखो यार, तुम मेरे अच्छे दोस्त थे, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, तो एक काम करते हैं, इस झगड़े को ख़त्म करते, आपस के मनमुटाव को ख़त्म करते थे। और ये उम्र का पड़ाव था, मैं भी बहक गया, तुम्हारी वाइफ भी बहक गई, लेकिन आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होगी। एक काम करो, माफ़ कर दो, जो हुआ ख़त्म करो। अब हेमेंद्र बेहद सॉफ्ट हार्ट का आदमी कहता है कि भाई ठीक है, जो हुआ वो हुआ, मैं भूल गया, तुम भी भूल जाओ। इस पे शाहरुख कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं, मेरे घर पे आओ, एक साथ बैठते हैं, बैठने के बाद खाना खाते हैं, और मेरे घर की दावत अगर तुम करोगे तभी मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब हेमेंद्र कहता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन शाहरुख फिर वही बात कहता है कि जब तक तुम नहीं आओगे इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। काफ़ी देर तक जब शाहरुख इमोशनली ब्लैकमेल करता है तब हेमेंद्र भी मान जाता है। मानने के बाद शाहरुख आता है, उसको रिसीव करता है अपने ट्रक से। रिसीव करने के बाद अपने रूम पे लेके जाता है। रूम पे लेने के जाने के बाद फिर हेमेंद्र को खाना खिलाता है, शराब पिलाता है, और इस हद तक शराब पिलाता है कि हेमेंद्र एकदम सुन्न पड़ जाता है। हेमेंद्र एकदम सुस्त हो गया, सुन्न हो गया। उसके बाद एक रस्सी निकालता है, रस्सी से हेमेंद्र का गला घोंटता है। गला घोंटने के बाद फिर हेमेंद्र की लाश को अपने ट्रक में डालता है। डालने के बाद निकल जाता है अपने इलाके की तरफ, यानी सहारनपुर की तरफ। और इसी सहारनपुर में एक नहर है, इसी नहर में इस लाश को फेंक देता है 11 तारीख की रात और 12 तारीख की सुबह। लाश फेंक देता है। अब लाश पानी में लगातार दिन पर दिन बहती चली गई, और एक गांव है सिमलाना गांव। लगभग 18-19 तारीख को ये लाश एकदम सड़ी गली हालत में, जब बदबू चारों तरफ उसकी फैली और सिमलाना गांव के लोग देखते हैं तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, इस लाश को निकालती है। निकालने के बाद इसकी फ़ोटो को इधर उधर व्हाट्सअप करती है, शेयर करती है, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है। एक आध हफ्ते तक वेट करती है कि कोई आएगा, बॉडी का क्लेम करेगा। पूरे ज़िले में बॉडी की तस्वीर को सर्कुलेट करती है, लेकिन काफ़ी टाइम तक जब कोई नहीं आता तो इसके धर्म के हिसाब से फिर बॉडी का लावारिस में अंतिम संस्कार कर दिया गया और मामला वहाँ के थाने में रफा दफा कर दिया गया। अब ये बयान, ये इकबाल जुर्म जब पुलिस वाले सुन रहे थे, जब परिवार वाले सुन रहे थे, तो पिता बेचारा, आप सोच के देखिएगा उसके कलेजे पे क्या गुजरा होगा कि बेटे का कत्ल हुआ, लाश को नहर में डाल दिया गया, लाश सड़ गई, लावारिस में अंतिम संस्कार हो गया। यानी एक आदमी को अपने कुल से, अपने वंश से, अपने खून से जो एक मुखाग्नि होती है वो तक नसीब नहीं हुई, और कारण महज एक था, नाजायज़ संबंध। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि दुनिया की सबसे फास्ट यानी सबसे तेज़ चीज़ कौन सी है। तो इस सवाल का लगभग 2 सही जवाब हैं, जो कि दोनों की स्पीड में बहुत माइन्यूट सा अंतर है। पहला है स्पीड ऑफ लाइट और दूसरा है न्यूट्रिनो। और दोनों की जो अप्रॉक्सीमेटली स्पीड है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे है, कभी ये ज़्यादा तो कभी वो ज़्यादा।
और इस सवाल का सही जवाब दिया है सेप जी हैं, पारुल जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, सोहिल खान जी हैं, इम्तियाज़ अंसारी जी हैं, जोसेफ जी हैं, जयदीप जी हैं, रामलाल जी हैं, सुमित झा जी हैं। आप तमाम लोगों ने सही जवाब दिया। किसी ने स्पीड ऑफ लाइट बोला, किसी ने न्यूट्रिनो बोला, और दोनों ही जवाब अपने अपने तरीके से सही हैं। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगाता है। तो इस सवाल का सही जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ आपको कमी लगी हो तो उसके पीछे भी कारण है कि बुखार है और गला भी ख़राब है, जुकाम है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। महज एक कमिटमेंट है, इसलिए वीडियो जैसे तैसे ही बना रहा हूँ। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।